सामाजिक मान्यताएं, संस्कार और परंपराएं व्यक्ति को अपने जाल में उलझाए रखती हैं। ऐसे में या तो वो विद्रोह करके सबका निशाना बने या फिर परिस्थितियों से समझौता करके खुद को नियति के हाल पर छोड़ दें। मैं भी जीवन के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहां से निकलना शायद मेरे लिए संभव नहीं था। कोई मेरी मजबूरी नहीं समझना चाहता था, बस अपना अपना स्वार्थ भरा आदेश और निर्णय मुझ पर थोपते जा रहे थे और मैं अपने ही दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से प्रियंका मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। उसने कई बार मेरा फ़ैसला सुनने के लिए फ़ोन भी किया था, मगर मेरे पास वो साहस नहीं था कि उसका फ़ोन उठा सकूं। वैसे हमारे बीच कोई अनबन नहीं थी और ना ही कोई मतभेद था, फिर भी मैं उसका फ़ोन उठाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैंने कई बार ये कोशिश की कि प्रियंका को फ़ोन पर सब कुछ साफ साफ बता दूं, पर मेरा फ़ोन पर हाथ जाते जाते रुक जाता और दिल तेज़ी से धड़कने लगता। मैं घबराकर फ़ोन रख देता। प्रियंका मेरी प्रेमिका थी, मेरी जान थी, मेरी मंजिल थी। थोड़े से शब्द में कहूँ तो वो मेरी सब कुछ थी। पिछले 3 सालों में हमारे बीच संबंध इतने गहरे बनते चले गए कि हमने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था। और आज जो समाचार मैं उसे देने जा रहा था वो किसी भी तरह से सुखद नहीं था, मेरे लिए ना ही उसके लिए। फिर भी उसे बताना तो था ही। मैं ऑफिस में बैठा घड़ी की ओर देख रहा था। जैसे ही 2 बजेंगे वो फिर फ़ोन करेगी, क्योंकि इसी समय हम दोनों बातें किया करते थे। मैं भी अपने काम से फ्री हो जाता और वो भी। बाकी ऑफिस के लोग लंच में व्यस्त हो जाते। मैंने हिम्मत जुटाकर फ़ोन किया। प्रियंका फ़ोन उठाते ही बोली, अरे कहाँ हो तुम? इतने दिन हो गए, ना कोई फ़ोन ना कोई एसएमएस। मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ही है, बस तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैंने बड़े अनमने मन से कहा। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ना डार्लिंग कहा ना जानू बोले, बस सीधे सीधे औपचारिकता निभाने लग गए। घर पर कोई बात हुई है क्या? हाँ हुई तो थी, पर फ़ोन पर नहीं बता सकता। तुम मिलो तो सारी बात बताऊंगा। देखो कुछ ऐसी वैसी बात मत बताना, मैं सह नहीं पाऊंगी। वो एकदम घबरा कर बोली, आई लव यू अविनाश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू टू, पर प्रियंका लगता है हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। ओह, तो ये खुशखबरी देने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? प्रियंका एकदम भड़क उठी। तुमने ज़रा भी नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी? क्या सोचेंगे वो लोग जो हमें हमेशा एक साथ देखते थे? यहीं पर तुम्हारा प्यार, यही है तुम्हारा प्यार। तुम्हारे कहने पर ही मैंने मम्मी पापा को अपने रिश्ते के बारे में बताया था। आज क्या कहूँगी कि सब झूठ है। इतना कहते कहते वो रो पड़ी और फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैंने कितनी बार उसे फ़ोन किया, पर हर बार वो फ़ोन काट देती और अंत में उसने फ़ोन ही बंद कर दिया। आखिर ज़िंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। मैं एकदम परेशान हो गया। कहता भी तो क्या उससे। प्रियंका का मुझसे गुस्सा होना स्वाभाविक था। मैंने ही उसे झूठे वादे किए थे। मैंने उसको एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखाया था, अपना सुख दुख उससे बांटा था। उसने भी हर समय मुझे सही रास्ता दिखाया था। मेरे बीमार होने पर वो बुरी तरह परेशान हो जाती थी और बिना कहे कई दवाइयाँ सीधे मेरे ऑफिस भिजवा देती और मेरे ऑफिस के चपरासी को फ़ोन करके ढेर सारे निर्देश भी देती। वो जानती थी कि मैं अपने प्रति कितना लापरवाह हूँ। आज मैंने उसके सारे सपने पल भर में तोड़ दिए। शाम को उदास मन और भरे दिल से मैं घर पहुँचा। मुझे देखते ही भाभी ने पूछा, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, कहते हुए मैं रुहासा हो गया। मुझे लगा कि वहाँ कुछ देर और खड़ा रहा तो आंखों में आंसू ही ना आ जाए, इसलिए खुद को संभालता हुआ चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर गिरते ही मेरा सारा दुख आंखों के रास्ते बह निकला। रोते रोते आंसू तो सूख गए, पर भीतर का मन शांत ना हो सका। थोड़ी देर में भाभी ने खाने के लिए पूछा। मैंने कह दिया कि बाहर से खाकर आ रहा हूँ, भूख नहीं है। पर खाया कब था? मैं अपने विचारों में जितना बचना चाहता था वो उतना ही मुझे सताने लगे। प्रियंका से मेरी भेंट लगभग 3 साल पहले ऑफिस के बाहर वाले बस स्टैंड पर हुई थी। गोरा रंग, तीखी नाक, लंबा कद, सदी हुई पर्सनालिटी, ऊपर से कपड़े पहनने का ढंग इतना निराला था कि मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका और पहली नज़र में वो आंखों के रास्ते दिल में उतर गई। हमारी बस और ऑफिस के छूटने का लगभग एक ही समय था। मैं 5 मिनट पहले ही बस स्टैंड पर पहुंच जाता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता कि उसकी आंखें निरंतर मुझे ही तलाशती रहती हैं। धीरे धीरे वो भी आते जाते मुझे देखकर हंस देती। इस तरह हम एक दूसरे के करीब आ गए। उसके पिता सेना में उच्च पद पर थे,
तथा मेरे पिता मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थे। बीतते दिनों के साथ प्रियंका से मेरा प्रेम भी परवान चढ़ता गया। हमारी मुलाकातों की संख्या और समय दोनों बढ़ते रहे। इसी बीच मुझे दूसरी एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर मिला और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। अब दोनों के ऑफिस में कई किलोमीटर का फासला हो गया था। इसके बाद भी हम कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मिलते रहे। हम दोनों कभी फिल्में देखते तो कभी ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर इधर उधर घूमते। एक दिन प्रियंका ने मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, अब बहुत हो चुकी है मौज मस्ती, सीधी सीधी बात बताओ, कब मिला रहे हो मुझे अपनी मम्मी से? अरे तुम तो दिल के रास्ते सीधा घर पर कब्जा करने की सोच रही हो, मैंने मजाक भरे स्वर में कहा। मेरे पापा अब रिटायर होने वाले हैं। वो चाहते हैं कि मेरी जल्द से शादी हो जाए ताकि नौकरी में रहते हुए वो अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। रिटायरमेंट के बाद तो हम सिविलियन हो जाएंगे, फिर कहाँ सब सुविधाएं मिलेंगी, तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, मैंने चुटकी लेते हुए कहा और उसके माथे पर गिर आई लटों को पीछे करने के बहाने उसे अपने पास कर लिया। उसने बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सिर मेरे कंधों पर टिका दिया। सच कहूँ तो मुझे इन मजबूत कंधों की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लेना, नहीं तो तुम्हारी प्रियंका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। कहते कहते वो रुहासी हो गई। मैंने उसकी भर आई आंखों से बहने वाले आंसू की बूंद को अपनी उंगलियों से पूछा, तुम तो सीरियस हो गई हो? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। इन दिनों मेरे रिश्ते की बातें चल रही हैं। तुम एक बार अपने घर पर बात कर लेते तो मैं भी कम से कम उन्हें बता तो देती। क्या बताओगी अपने घर पर? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। क्या कहोगी मेरे बारे में? यही कि तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, एकदम बेकार और गुस्से वाले हो, पर तुम मेरे हो। कहकर पुनः प्रियंका ने मेरी गोद में सिर रख दिया। देर तक हम यूं ही भविष्य के सपने सजोते रहे। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखा और उसे जल्दी ही बातें करने का आश्वासन दिया। हम दोनों ही वहां से विदा हो गए। घर पर मैं अपनी बात को इस ढंग से कहना चाहता था कि इनकार की कोई संभावना ही ना रहे और इसके लिए उचित अवसर तलाशता रहा। भैया की शादी को 2 वर्ष हो चुके थे और उनका 8 महीने का एक बेटा भी था। हमारे घर का माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था, पर घर के सभी सदस्य एक साथ जल्दी नहीं मिल पाते थे। मैं सपनों में जीने लगा था। तभी एक दिन मैं ऑफिस में बैठा कोई काम कर रहा था कि मेरे मोबाइल पर पापा का फ़ोन आया। पता चला कि भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता, भैया के निर्जीव शरीर को लोग एम्बुलेंस में डालकर घर ले जा रहे थे। घर पर सन्नाटा पसरा था। सभी एकदम स्तब्ध रह गए थे। भाभी तो जैसे पत्थर की बन गई थी और मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। 2-3 दिनों तक घर का माहौल बहुत गंभीर रहा। समय अपनी गति से चलता रहा। घर का माहौल धीरे धीरे संभलने लगा। प्रियंका मेरी व्यस्तता समझती थी और दिल का हाल भी। जितनी बार भी समय निकाल कर मैंने उससे संपर्क किया, वो बहुत नरम आवाज़ में संवेदना व्यक्त करती और मेरे घर पर आने की जिद करती। वो चाहती थी कि मैं अपने और उसके बारे में घर पर सब कुछ बता दूं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। मम्मी भाभी को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थीं। एक तो उनका बड़ा बेटा चला गया था, दूसरा जवान बहू का दुख। उन्हें इस बात की बहुत चिंता थी कि बहू बाकी का जीवन इस घर में कैसे बिताएगी। एक दिन प्रियंका और मैं पार्क में बैठे थे। वो भारी स्वर में कहने लगी, देखो, अब तक मैं पापा को जैसे तैसे टालती रही हूँ, पर अब और उन्हें टाल नहीं पाऊंगी। आज भी उन्होंने मुझे कई लड़कों के फ़ोटो दिखाए थे। तुमने यदि अब तक अपने घर पर बात कर ली होती तो मैं कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ तो कह सकती। उनका इस तरह रोज़ रोज़ बात करना तो रुक जाता। मम्मी अकेले में कई बार मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा करती हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का है? मैंने प्रियंका से कहा। तुम मेरे बारे में उन्हें सब कुछ बता दो और मेरी मजबूरी भी उन्हें बता दो कि जैसे ही मुझे मौका मिला मैं उनसे मिलने आऊँगा। सच सच? उसने अविश्वास भरे स्वर में ऐसे पूछा जैसे उसे मुझ पर शक हो। तुम ऐसे अविश्वास से मुझे क्यों देख रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं घर पर बात करने ही जा रहा था। क्या ऐसा हादसा हो गया? मैंने कहा, ओहो डार्लिंग, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम इस बात को संजीदगी से नहीं ले रही हो। मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ क्या? कहकर मैंने उसके गालों पर प्यारा सा चुंबन लिया तो शर्म से प्रियंका ने अपनी पलकें झुका ली और कसकर मुझसे लिपट गई। एक दिन शाम को मैं घर आया तो भाभी के मम्मी पापा आए हुए थे। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। मेरे आने पर भाभी चाय बनाकर ले आईं।
घर का माहौल बहुत दुख भरा और घुटा हुआ था। खामोशी तोड़ने के लिए मम्मी ने पहल की थी। बहन जी, अब तो मेरे बेटे को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, किंतु बहू की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जब भी इसे देखती हूँ कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता, आप ही कुछ बताइए ना। मैं क्या कहूँ, मैंने तो अपनी बेटी आपको दे दी है, अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। वो बहुत भावुक होकर बोली। आप इसे कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाइए, वहाँ थोड़ा इसका मन तो बहल जाएगा। मम्मी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं मम्मी जी, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी और यहीं से मेरी अंतिम विदाई भी होगी। भाभी धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ से कौन भेज रहा है बहू? मैं तो कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। वैसे तुम इस बात को भी ध्यान से सोचना कि तुम्हारे सामने सारी उम्र पड़ी है। तुम पहाड़ जैसा जीवन किसके सहारे काटोगी? गोलू है ना, उसी में मैं उनका रूप देखती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखें भर आईं। बेटी, मुझे अपने बेटे के खोने से ज़्यादा तुम्हारा दुख है, क्योंकि मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और आत्मीयता भी। हम भला कब तक तुम्हारा साथ देंगे? कल को अविनाश की शादी होगी, उसकी अपनी गृहस्थी बनेगी, पता नहीं हमारे जाने के बाद कौन कैसा व्यवहार करेगा। बहन जी, वैसे तो ये आपका पारिवारिक मामला है, पर यदि अविनाश की कहीं और बात नहीं चली हो तो उर्मिला की शादी अविनाश से कर दें। घर की बात घर में ही बन जाएगी और आप भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। आप सोच विचार कर लीजिए। उनके ये शब्द सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे लगा यदि मैंने कोई कदम तुरंत नहीं उठाया तो शायद किसी परेशानी में न फंस जाऊं। आंटी, आप ये क्या कह रही हो? मैं अपनी ही भाभी से कैसे? बेटा, जब भाई नहीं रहा तो रिश्ता कैसा? मम्मी ने कहा, जैसे वो भी इस रिश्ते को स्वीकार करके बैठी थीं। लेकिन मम्मी, मैंने चौंक कर कहा। ठीक है, तू सोचकर बता देना, मम्मी बोली। हमने तो एक बात कही है, बाकी तुम जैसा उचित समझो बता देना। मेरे लिए अब वहाँ का माहौल बहुत बोझल होता जा रहा था। मुझसे और देर तक वहाँ बैठा नहीं गया और मैं उठकर बाहर चला गया। मेरे लिए अब बहुत आवश्यक हो गया था कि मैं घर पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दूं, पर भाभी की उपस्थिति में मैं कोई बात नहीं करना चाहता था। इधर मुझ पर लगातार प्रियंका का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन भाभी किसी काम से बाजार गई हुई थी। मम्मी पापा बाहर बरामदे में बैठे थे। उचित अवसर देखकर मैंने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, मम्मी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। पिछले कई सालों से मेरा उसके साथ परिचय है और हम शादी करना चाहते हैं। ये प्रेम प्यार सब बेकार की बातें हैं बेटा। तुम जिसे प्रेम कहते हो ना, वह बस कुछ ही दिनों का बुखार होता है। पापा ने यह कहते हुए मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा, मैंने मजबूती से कहा। बेटा, हम तुम्हारा कोई बुरा थोड़े ही चाहेंगे। मम्मी ने गरमाए माहौल की तीव्रता को कम करने की कोशिश की। उर्मिला को इस घर में रहते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब वो हम सबको अच्छी तरह जान चुकी है और हम उसे, वो नई लड़की इस घर में कैसे एडजस्ट करेगी, ये कौन जानता था। इस हादसे के बाद तो उर्मिला इस घर में पूरी तरह समर्पित रहेगी। उर्मिला और तुम एक ही उम्र के हो। तुमने दुनियादारी को अभी ठीक से जाना नहीं है। आज जिसे तुम अपनी पत्नी बनाकर लाना चाहते हो, क्या पता वो उर्मिला के साथ कैसा व्यवहार करे और तुम्हारा उर्मिला से मिलना उसे कितना उचित लगे। ऐसा नहीं है कि उर्मिला के माता पिता के कहने के बाद हमने ऐसा निर्णय लिया है। सोच तो हम लोग पहले से ही रहे थे, पर यह सब कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब अगर उसके घर वालों की भी ऐसी इच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मम्मी, मैं जिसे भाभी मानता आया हूँ उसे पत्नी बनाने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? ये शादी आपकी नज़रों में उचित हो सकती है, पर मेरे लिए नहीं। मेरे भी अपने कुछ सपने हैं। फिर मेरे उस लड़की के प्रति वादे और कस्में। अरे बेटा, ये प्रेम प्यार कुछ दिनों का बुखार होता है। वो अपने घर में एडजस्ट हो जाएगी और तुम अपने घर में। पापा ने फिर अपनी बात दोहराई। मैंने उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे पास अब 2 ही विकल्प बचे थे। मैं या तो उर्मिला भाभी से विवाह करूं या इस घर को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार गृहस्थी बसा लूं। भैया की मौत के बाद अब मैं ही इस घर का सहारा था। मुझसे अब सारी आशाएं बंधी थी, सबकी सारी आशाएं बंधी थी। हर हाल में बलि मेरी ही सपनों की चढ़नी थी। ये तो सच था कि इस विवाह से ना तो मैं सुखी रह सकता, ना उर्मिला भाभी को खुश रख सकता और ना ही प्रियंका ही सुखी रहती। परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बनती गईं कि मैं घर में तटस्थ होता चला गया और अकेला भी। हार कर इस घर की भलाई और माता पिता के कर्ज को निभाने के लिए मुझे ही अपने सपनों का गला घोटना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि नियति मेरे साथ ही ऐसा खेल क्यों खेल रही है। कहने को सब अपने थे, पर
अपनापन किसी में नहीं था। मैंने प्रियंका को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, मगर हर बार नाकामयाबी हाथ लगी। मैं उसकी हालत भी अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे सचमुच कहीं का नहीं छोड़ा था। उसका दुख मेरे दुख से काफ़ी गहरा था। आज मुझे उसकी और उसे मेरी सख्त ज़रूरत थी, पर वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैंने भी समझ लिया कि मुझ पर अब ज़िंदगी कभी मेहरबान नहीं हो सकती। मेरे सारे सपने पलकों में ही बंद होकर रह गए और सारी इच्छाएं सीने में ही दफन होकर रह गईं। अचानक घर से उर्मिला भाभी का फ़ोन आया तो मैं चौंक पड़ा। मैं सपनों की जिस दुनिया में घूम रहा था उससे बाहर निकलकर मोबाइल को कान से लगा लिया। सॉरी, मैंने तुम्हें इस समय फ़ोन किया। क्या तुम अभी घर पर आ सकते हो? मैं एकदम घबरा गया। मुझे लगा मेरे लिए एक और आघात प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने पूछा, क्या बात है भाभी, सब ठीक तो है? सब ठीक नहीं है, बस तुम घर आ जाओ। इस बार भाभी का निवेदन आदेश में बदल गया। बात क्या है? मैंने फिर पूछा। सच बात तो यह है कि मैं ठीक से जानना चाहती हूँ कि तुम इस विवाह से खुश हो या नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी समय घर पर आ जाओ। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं, ऐसे में आराम से बैठकर बात हो सकेगी, ताकि हम कोई निर्णय ले सकें। मुझे लगा शायद यही ठीक होगा। जो औरत मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही है उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, पर प्रियंका की बात को छिपा जाऊंगा ताकि उसके भविष्य में कोई बाधा न पहुंचे। मैंने जैसे ही घर में कदम रखा, सामने प्रियंका बैठी थी। मेरा तन बदन एकदम सिहर उठा। पता नहीं प्रियंका क्या क्या कह चुकी होगी। इसे पहचानते हो? इसका नाम प्रियंका है, भाभी ने भेद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मैंने इसे यहाँ बुलाया है। मुझे इतना कमज़ोर और स्वार्थी मत समझना। तुम्हारे हाव भाव से मैं समझ चुकी थी कि तुम किसी और को चाहते हो। मुझे लगा ऐसे घुट घुट कर जीने से क्या फ़ायदा। ज़िंदगी जीने और काटने में बड़ा फ़र्क होता है अविनाश, और तुम्हारी ज़िंदगी तो प्रियंका है। फिर परिस्थितियों से डटकर मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? जब किसी से कोई सच्चा प्यार करता है तो उसके दिल में हमेशा वही बसा रहता है। फिर तुम मुझे कैसे खुश रख सकोगे? मैंने बड़ी मुश्किल से इसका नंबर तुम्हारे मोबाइल से ढूंढा था। अपनी इस गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जब मैंने तुम्हारी सारी स्थिति प्रियंका के सामने रखी तो इसने तुरंत मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मम्मी पापा मानेंगे क्या? मैंने अपनी शंका रखी। जानते हो, उन दोनों को मैंने प्रियंका के घर भेजा है, प्रियंका का हाथ मांगने, और ये पूरी की पूरी तुम्हारे सामने खड़ी है। कहते कहते भाभी की आंखें नम हो आईं और वो भीतर चली गईं। मैंने प्रियंका को कसकर गले लगा लिया। प्रियंका मुझसे अलग होते हुए बोली, तुम मेरा सब कुछ लेकर क्यों दूर चले गए थे? तुमने भी तो जल्दी हार मान ली थी। कहते कहते मैं रो पड़ा। तब तक भाभी मेरे लिए पानी लेकर आ गई। मैंने पूछा, लेकिन भाभी, आपने अपने बारे में क्या सोचा है? अविनाश, तुम्हारे भैया मेरे रोम रोम में बसे हैं। उनकी यादें मेरे जीवन की धरोहर हैं। इन यादों के साथ एक जन्म तो क्या, मैं कई जन्म गुजार सकती हूँ। फिर उनकी निशानी गोलू भी तो है, जो अब मेरा भविष्य है। प्रियंका सिसकते हुए भाभी के गले लग गई और मैं खड़ा और मिला भाभी को निहार रहा था। शायद ऐसी ही होती हैं भाभी माँ। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।